गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। पिछले कालांश के अंदर अपने जो अभिक्रियाएं चल रही थी वो अभिक्रियाएं हो गई थी आपकी ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रियाएं हैं वो आपकी दोनों हो गई थी। दोनों का प्रत्येक के आधार के ऊपर ऑक्सीजन के योग के आधार के ऊपर ऑक्सीकरण की परिभाषा पढ़ी अपन ने। हाइड्रोजन के योग के आधार योग और निष्कासन के आधार पर ऑक्सीकरण और अपचयन की परिभाषा पढ़ी। ऑक्सीकरण किसे कहते हैं? ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग या विद्युत ऋणी तत्व का योग अथवा हाइड्रोजन या विद्युत धनी तत्व का निष्कासन हो या कमी हो तो उसे अपन क्या कहा था? ऑक्सीकरण कहा था। एक साथ अपन दोनों की परिभाषाएं देखो यहाँ पर पढ़ेंगे कि ऑक्सीकरण क्या है और अपचयन क्या है। दोनों की एक साथ अपन डेफिनेशन पढ़ेंगे। ऑक्सीकरण किसे कहेंगे? ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ में ऑक्सीजन या विद्युत ऋणी तत्व का योग अथवा हाइड्रोजन या विद्युत धनी तत्व का निष्कासन हो। कौन सी अभिक्रिया कहलाती है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। प्रत्येक एक को लेकर के अपने आउटलाइन के अंदर पूरा पढ़ लिया था। एग्जाम्पल सही थे। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन या विद्युत ऋणी तत्व का योग अथवा हाइड्रोजन या विद्युत धनी तत्व का निष्कासन विद्युत धनी तत्व की कमी या निष्कासन ऑक्सीकरण निष्कासन होना ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। देखो सभी के अपने उदाहरण पिछले कालांश के अंदर अपने पढ़ लिया था। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन या विद्युत ऋणी तत्व का योग अथवा हाइड्रोजन या विद्युत धनी तत्व का निष्कासन क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाता है। ये देखो अपने पिछले कालांश के अंदर पढ़ा था। उसके अंदर ऐसे पढ़ा था कि किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग ऑक्सीकरण, किसी पदार्थ में हाइड्रोजन का योग अपचयन, ऐसे तो पढ़ा था। तो ऑक्सीजन का योग होगा ऑक्सीजन योग या विद्युत ऋणी तत्व का योग। एग्जाम्पल देखो अपन ने पढ़े थे, ऊपर पढ़े थे, यहाँ लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। पहले अपने आगे किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग, जैसे ये Mg अपना पदार्थ है प्लस O2, ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ गया तो इसका निर्माण हो गया MgO का, यानी ऑक्सीजन का क्या हो गया? इसमें योग हो गया। ऑक्सीजन का योग हो गया, इसका मतलब क्या? उनसे अभिक्रिया हो गई है। भाई पदार्थ में ऑक्सीजन का योग ऑक्सीकरण
अभिक्रिया का उदाहरण हो गया, या विद्युत ऋणी तत्व का योग। विद्युत ऋणी तत्व का योग, विद्युत ऋणी तत्व जैसे यही है, मानो कोई भी एग्जांपल दे, जैसे मैग्नीशियम है प्लस ये Cl2 है, ये विद्युत ऋणी तत्व है, इसका इसके साथ योग हो जाएगा, क्या हो गया, MgCl2। विद्युत ऋणी तत्व का क्या हो गया, योग हो गया। ये भी आपका कौन सी विक्रिया का उदाहरण हो गया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। अगला है हाइड्रोजन या विद्युत धनी तत्व का निष्कासन। हाइड्रोजन या विद्युत धनी तत्व का निष्कासन, तो हाइड्रोजन या विद्युत धनी तत्व का निष्कासन, हाइड्रोजन की कमी होना कौन सी विक्रिया का उदाहरण होगा, जैसे एथेनॉल था अपना CH3CH2OH, इसमें है एथेनॉल से एथेनॉल बन गया CH3CHO+H2, तो इसमें हाइड्रोजन की क्या होगी, कमी। अरे हाइड्रोजन की क्या होगी, इसमें कमी होगी। तो ये किसका उदाहरण हो गया, किसका उदाहरण हो गया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया का। दूसरा है कि हाइड्रोजन या विद्युत धनी तत्व का निष्कासन, ये तो इसके अंदर तो हाइड्रोजन का निष्कासन हो गया, विद्युत धनी तत्व है, जैसे फॉर एग्जांपल है आपका Ki है, पोटेशियम हाइड्राइड Ki प्लस Cl2, Ki प्लस Cl2। तो देखो इसके अंदर ये है ना, ये क्या है आपका पोटेशियम है, तो इसमें देखो ये विद्युत धनी तत्व है पोटेशियम, पोटेशियम की क्या हो जाएगी कमी, या आपका KCl बन गया और ये आयोडीन I2। इसमें देखो ये विद्युत धनी तत्व है पोटेशियम, यहाँ इस पोटेशियम की क्या होगी बेटे, यहाँ पर कमी होगी पोटेशियम आयोडीन की, यहाँ तो आयोडीन के साथ देखो आई के साथ पोटेशियम था, यहाँ क्या पोटेशियम है, क्या पोटेशियम की क्या होगी है, कमी होगी, विद्युत धनी की क्या होगी, कमी होगी। इसलिए ये किसका एग्जांपल हो गया आपका, ऑक्सीकरण अभिक्रिया का। तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया के सभी एग्जांपल अपने ऊपर पढ़ लिए थे पहले, और यदि यहाँ और लिखो तो और लिख लो, नहीं ऊपर आ गए पूरे, कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन या विद्युत ऋणी तत्व का योग अथवा हाइड्रोजन, जो ऊपर बात पढ़ी थी अपने पिछले कालांश के अंदर, ठीक वही है, उसको अपने एक साथ कंबाइन करके लिख दिया है, तो वह ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। अगली है अपनी अपचयन अभिक्रिया। अपचयन ठीक इसकी उल्टी है, इसमें जिसका योग होता है अपचयन में उसका निष्कासन होगा, और इसमें जिसका निष्कासन होता है उसका उसमें क्या होता है, योग होता है। अपचयन, अपचयन किसे कहते हैं, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ में हाइड्रोजन या विद्युत धनी तत्व का योग अथवा ऑक्सीजन या विद्युत ऋणी तत्व का निष्कासन हो, कौन सी विक्रिया कहलाता है, अपचयन अभिक्रिया कहलाता है। ठीक है, इसका उल्टा है, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन या विद्युत धनी तत्व का योग अथवा ऑक्सीजन
या विद्युत ऋणी तत्व विद्युत ऋणी तत्व की कमी या विद्युत ऋणी तत्व का निष्कासन या कमी अपचयन अभिक्रिया कहलाता है। अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। अपचयन अभिक्रिया कहलाती है ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ में हाइड्रोजन या विद्युत धनी तत्व का योग हो अथवा ऑक्सीजन या विद्युत ऋणी तत्व का निष्कासन हो, अपचयन अभिक्रिया कहलाता है। ठीक एग्जाम्पल अपने पहले ऊपर पढ़ लिए। किसी कोई भी पदार्थ होगा जैसे Cl2 है, उसमें हाइड्रोजन का योग हो गया, यह Cl2 प्लस H2 हाइड्रोजन 2HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण हो गया। ये किसका एग्जाम्पल हो गया? अपचयन अभिक्रिया का, अथवा किसका? विद्युत धनी तत्व का योग होना। विद्युत धनी तत्व का योग होना वो कौन सी अभिक्रिया का उदाहरण होगा? अपचयन अभिक्रिया का उदाहरण होगा। किसी विद्युत धनी तत्व का योग हो गया, जैसे आपका Cl2 है, Cl2 में मैग्नीशियम का क्या हो गया? योग हो गया। ये Cl2 क्लोरीन है प्लस Mg है, तो ये विद्युत धनी तत्व है Mg, इसमें जुड़ गया MgCl2 का निर्माण हो गया। तो ये कौन सी अभिक्रिया का उदाहरण हो गया? अपचयन। इसमें अगला है ऑक्सीजन या विद्युत ऋणी तत्व का निष्कासन। ऑक्सीजन का निष्कासन ठीक पहले का विपरीत अभिक्रिया है, उसको लिख सकते हैं पहले जैसे MgO था, मैग्नीशियम ऑक्साइड था, इसी मैग्नीशियम ऑक्साइड से ये आपका मैग्नीशियम हो गया और ये ऑक्सीजन है, फिर तक हो गया। ऑक्सीजन का अलग होना, ऑक्सीजन की मैग्नीशियम में कमी होना, कौन सी अभिक्रिया होगी? अपचयन अभिक्रिया होगी। अगला है विद्युत ऋणी तत्व की कमी होना। फेरिक क्लोराइड से फेरस क्लोराइड का निर्माण में क्या हो गया? अपचयन अभिक्रिया का उदाहरण हो गया। फेरस क्लोराइड है, फेरस क्लोराइड से फेरिक क्लोराइड का यदि निर्माण हो गया, ये है जैसे FeCl3 फेरिक क्लोराइड है, प्लस फेरिक क्लोराइड से H2 के साथ अभिक्रिया होगी तो फेरस क्लोराइड का निर्माण हो गया FeCl2 प्लस HCl। ये देखो यहां पर ये फेरिक क्लोराइड था, फेरिक क्लोराइड से फेरस क्लोराइड, तो इसमें देखो विद्युत ऋणी की क्या होगी? कमी होगी। भाई Cl है ना विद्युत ऋणी, तो इसकी क्या होगी? आपकी कमी होगी। कमी होना ही क्या कहलाता है आपका? अपचयन। ये इसके उदाहरण अपने ऊपर पढ़ लेते, ये पूरे हो गए एक साथ। यानी किसी रासायनिक अभिक्रिया में हाइड्रोजन या विद्युत धनी तत्व का योग अथवा ऑक्सीजन या विद्युत ऋणी तत्व की कमी होना कौन सी अभिक्रिया का एग्जाम्पल है? अपचयन अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। दो इंपॉर्टेंट अभिक्रिया आपके 11th के अंदर भी आएंगी और 12th के अंदर भी आएंगे। अगला है जो इलेक्ट्रॉन ऑक्सीकरण और अपचयन की आधुनिक अवधारणा, अर्थात इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान के आधार के ऊपर ऑक्सीकरण और अपचयन की परिभाषा, जिसको अपन इलेक्ट्रॉनिक अवधारणा कहते हैं। ऑक्सीकरण और अपचयन की इलेक्ट्रॉनिक अवधारणा या इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान के आधार पर ऑक्सीकरण और अपचयन की परिभाषा एक ही बात है या
तो इलेक्ट्रॉनिक अवधारणा के आधार पर ऑक्सीकरण और अपचयन की परिभाषा या इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान के आधार पर ऑक्सीकरण और अपचयन की परिभाषा, आज जिसको आधुनिक अवधारणा भी कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक अवधारणा के आधार पर ऑक्सीकरण व अपचयन की परिभाषा निम्न है। इलेक्ट्रॉनिक अवधारणा के आधार पर भाई इलेक्ट्रॉन देने और इलेक्ट्रॉन लेने के आधार के ऊपर ऑक्सीकरण और अपचयन की परिभाषा यहाँ पर अपन पढ़ेंगे। इलेक्ट्रॉनिक अवधारणा के आधार पर ऑक्सीकरण की क्या परिभाषा है? कोई भी परमाणु होगा, परमाणु आयन या अणु द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागता है। कोई भी परमाणु है, आयन है, अणु है, वह इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो उसको क्या कहते हैं अपन? ऑक्सीकरण। और कोई परमाणु, अणु या आयन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो वह क्या होता है? अपचयन। अपन सभी जानते हैं बेटे, कोई परमाणु है वो इलेक्ट्रॉन यदि त्यागता है, इलेक्ट्रॉन त्याग करके तो क्या बनाएगा? धनहीन बनाता है। इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनहीन बनाता है और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन का निर्माण करता है। तो कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके तो किसका निर्माण करेगा? ऋणायन का। और इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनायन का निर्माण करेगा। इसका मतलब ऑक्सीकरण अभिक्रिया के अंदर धनावेश की मात्रा में वृद्धि होगी, धनावेश में वृद्धि होगी और ऋणावेश में कमी होगी। धनावेश में वृद्धि होगी, इसका मतलब ऑक्सीकरण अभिक्रिया होगी। ऋणावेश में कमी होगी तब आपकी ऑक्सीकरण अभिक्रिया होगी। ऋणावेश में वृद्धि होगी तब आपकी अपचयन अभिक्रिया होगी। और धनावेश में जब कमी होगी तब क्या होगी? अपचयन अभिक्रिया होगी। विपरीत अभिक्रियाएं हैं। और एग्जाम्पल जैसे मैं आपका दूं, यह आपका सोडियम है। कोई भी परमाणु इलेक्ट्रॉन त्यागता है, ग्रहण करता है, वह अपनी अष्टक संरचना पूर्ण करने के लिए इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा या इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। तो जो सोडियम परमाणु है, सोडियम परमाणु का कुल परमाणु क्रमांक सोडियम का 11 होता है। 11 सोडियम का परमाणु क्रमांक है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8 और 1 होता है। 2, 8 व 1 होता है। इसके संयोजकता कोष में जो एक इलेक्ट्रॉन है, संयोजकता कोष के अंदर जो एक इलेक्ट्रॉन है, यदि एक इलेक्ट्रॉन ये निकल जाएगा तो इसके संयोजकता कोष के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे? 8 इलेक्ट्रॉन। भाई लास्ट वाला कोष की तो क्या होगी? समाप्ति होगी। जैसे एक निकला हो जाए तो अब इसके संयोजकता कोष में कितने रह गए? 8। और ये अपने अष्टक संरचना पूर्ण कर ले। ये इलेक्ट्रॉन जो त्यागता है, एक इलेक्ट्रॉन त्यागा है, इसलिए देखो इसके ऊपर आवेश का मान है ये Na और एक इलेक्ट्रॉन त्यागा, इसका मतलब प्लस का 1। कितना इलेक्ट्रॉन त्यागा इसने? 1 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर देखो, यहाँ इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 2 और 8। यहाँ अपन देख रहे हैं इसमें प्रोटॉन की संख्या कितनी है? 11 है। इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं? 8, 2, 10, 11 है। यहाँ देखो प्रोटॉन की संख्या कितनी है? पी पॉजिटिव की संख्या यहाँ पर कितनी है? 11 है। प्रोटॉन की संख्या परिवर्तित नहीं होती है। प्रोटॉन की संख्या तो इसमें 11 ही होगी, लेकिन इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? 10 है। इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 है। इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? 10 है। क्यों? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन तो इसने त्याग दिया था ना, तो इलेक्ट्रॉन की तो एक की कमी हो गई। तो भाई इलेक्ट्रॉन त्याग करके किसका निर्माण किया इसने?
क्योंकि देखो दोनों के एग्जांपल अपने ये Cl परमाणु है। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? कितना होता है क्लोरीन का? कितना होता है? 17। कितना होगा? 17 परमाणु क्रमांक होता है क्लोरीन का। 17 जो परमाणु क्रमांक होता है, 17 में से दो तो पहले में, 8 दूसरे में और 7 तीसरे में। तीसरे कोष में 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए इसको 1 इलेक्ट्रॉन लेने की आवश्यकता होगी ना। 1 इलेक्ट्रॉन यह ग्रहण करेगा, प्लस इसने 1 इलेक्ट्रॉन क्या किया? ग्रहण किया, और ग्रहण करके किसका निर्माण किया? Cl ऋणायन का। देखो ये तो त्याग रहा था, यह आपका Cl-1 का। 1 इलेक्ट्रॉन इसने ग्रहण किया ना। अब यहां देखो प्रोटॉन की संख्या कितनी है? 17 है, और इलेक्ट्रॉन की संख्या भी कितनी है? 17 है। भाई 2 और 8 10 7 17। यहां देखो प्रोटॉन की संख्या तो कितनी है? कितनी होगी? 17। प्रोटॉन की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? कितनी होगी? 1 भाई यहाँ 17 थे इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन इसने और ले लिया, तो अब इलेक्ट्रॉन कितने आ गए बेटे? 18 हो गए। इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? 18। और इसका देखो 2 8 और 8, यानी 37 के अंदर भी कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? आपके 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। इस प्रकार से देखो सोडियम ने तो 1 इलेक्ट्रॉन क्या करके Na प्लस आयन बनाया है सोडियम तो, और क्लोरीन है 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके Cl-1 बना। यानी ऋणायन का जो निर्माण होगा, जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनता है, और इलेक्ट्रॉन त्याग करके किसका निर्माण होता है? धनायन का निर्माण होता है। तो ये तो आपका देखो धनायन बन रहा है। तो देखो ऑक्सीजन जो अभिक्रिया होगी, इसमें कोई परमाणु आयन या अणु इलेक्ट्रॉन त्यागेगा। तो सोडियम आयन त्यागा है, तो इसका क्या हुआ है? ऑक्सीकरण हुआ है। Na का Na+1 में क्या हो गया? ऑक्सीकरण हो गया। तो ये दो ऑक्सीकरण, तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया के अंदर क्या हुआ बेटे? धनावेश में क्या हुई है? देखो वृद्धि हुई है। और इधर देखो अपचयन अभिक्रिया के अंदर ऋणावेश में क्या हुई है? ऋणावेश में क्या हुई है? वृद्धि। अरे ऋणावेश यहाँ पर कोई चीज उदासीन परमाणु है, 0 है, तो ऋणावेश में 1 हो गया, तो ऋणावेश में वृद्धि तो हुई। यहाँ देखो धनावेश कुछ नहीं है, इसका मतलब 0 है। यहाँ धनावेश क्या हो गया? 1 हो गया, तो धनावेश में क्या हुई है? वृद्धि। धनावेश में वृद्धि होना ऑक्सीकरण है, और ऋणावेश में वृद्धि होना अपचयन। समझ में आ गई बात? तो कोई भी परमाणु, अणु या आयन जब इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो वह ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। कोई भी परमाणु, अणु या आयन जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो वह क्या कहलाता है? अपचयन। अपचयन अभिक्रिया के अंदर बेटे ध्यान यही रखना है कि अपचयन के अंदर ऋणावेश की में वृद्धि होती है। यह ऋणावेश यहाँ 0 था, यहाँ 1 हो गया, ऋणावेश में वृद्धि होगी। और ऑक्सीकरण में धनावेश में क्या होती है? वृद्धि होती है। ये इतना ही आपको ध्यान रखना है। अब ऋणावेश धनावेश में जब वृद्धि होगी तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया में ऋणावेश में क्या होगी? कमी होगी। भाई धनावेश में वृद्धि होगी तो ऋणावेश में कमी होगी। इसमें जब ऋणावेश में वृद्धि हो रही है तो धनावेश में क्या होगी? कमी होगी अपचयन में। ये इनकी परिभाषाएं होगी, लिख लो। पहली, ऑक्सीकरण अभिक्रिया ऑक्सीकरण इलेक्ट्रॉनिक अवधारणा के आधार के ऊपर ऑक्सीकरण की परिभाषा ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, ऐसी रासायनिक
रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई तत्व परमाणु कोई भी तत्व होगा परमाणु आयन या अणु इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो इसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। कोई तत्व परमाणु आयन या अणु इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो वह कौन सी विक्रिया कहलाती है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। पहला चेंज करके लिखना। ऑक्सीकरण अभिक्रिया के अंदर धनावेश में क्या होगी? वृद्धि, और ऋणावेश में कमी होती है। इसमें धनावेश में वृद्धि तथा ऋणावेश में कमी होती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे सोडियम का मैंने अभी दिया था, यह आपका एनडी है, यहां पर देखो आवेश 0 है, यह इलेक्ट्रॉन त्यागेगा और त्याग करके क्या बनाएगा? Na धन आयन प्लस 1 इलेक्ट्रॉन का क्या किया है? इसने त्याग किया है। यहाँ इलेक्ट्रॉन विन्यास होगा 2 8 1 और यहाँ होगा 2 और 8। देखो धनावेश में यहाँ कुछ धनावेश की मात्रा 0 है और यहाँ क्या है? 1 वृद्धि हो गई। इसका मतलब कौन सी विक्रिया का उदाहरण हो गया? ये है ऑक्सीकरण अभिक्रिया का। इसी प्रकार से आयन कब होगा? जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन त्यागता है या ग्रहण करता है, ग्रहण करके या त्याग करके किसका निर्माण करता है? आपका आयन का निर्माण करता है। इसी प्रकार से जैसे आपका फेरस है Fe+2 Fe+2 है, यह यदि एक इलेक्ट्रॉन का और त्याग कर देगा तो Fe+3 का निर्माण हो गया, प्लस 1 इलेक्ट्रॉन का इसने क्या किया है? त्याग किया है। जैसे मैग्नीशियम है Mg है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा तो Mg+2 का निर्माण होना भी क्या हो गया? ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो गई। तो ये फेरस है, फेरस से फेरिक का निर्माण। यहाँ पर देखो, अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये तो +2 अवस्था पहले है, लेकिन इसमें यहाँ पर तो देखो आवेश 2 है और यहाँ पर आवेश की धनावेश में वृद्धि हो रही, 3 हो गए, वृद्धि तो होगी ना। तो फेरस से किसका निर्माण हो गया? फेरस से फेरिक का निर्माण, फेरिक का निर्माण। इसी प्रकार से आपका धनावेश में देखो परमाणु था, परमाणु से आयन बन गया, आयन था, आयन से आयन ही बन रहा है, लेकिन धनावेश की मात्रा में वृद्धि हो रही। ऋणावेश में क्या होना? कमी। जैसे Cl2 है, यह आपका है Cl-। इसमें देखो ऋणावेश में क्या होगी? कमी होगी।
2 इलेक्ट्रॉन ये त्यागेगा और त्याग के किसका निर्माण करेगा Cl2 का प्लस 2 यहाँ 2 है तो Cl के कितने हैं 2 आयन है यहाँ पर यानी Cl रेनाइल प्लस Cl इसको मैं ऐसे लिखता हूँ 2Cl रेनाइल कोई अंतर है क्या नहीं है ना तो इसमें ऋण आवेश यहाँ पर कितने हैं यहाँ देखो Cl प्लस Cl 2 है यहाँ पर क्या है Cl2 बन गया अणु बन गया ना तो यहाँ पर किसका क्या है 0 है ऋण आवेश में क्या हुई है मेरे बेटे कमी हुई है क्या हुई है कमी बस Cl यहाँ आयन था आयन से किसका निर्माण हो गया आपका क्लोरीन गैस का निर्माण हो गया अणु का निर्माण हो गया तो ये किसका निर्माण हो गया यहाँ पर 0 अवस्था के अंदर है 2 इलेक्ट्रॉन इसने त्याग दिए तो ऋणावेश में तो क्या हो रही है देखो कमी और धनावेश में देखो क्या हो रही है वृद्धि हो रही है तो इस प्रकार से किसका एग्जाम्पल हो गया ऑक्सीकरण अभिक्रिया के उदाहरण हो गए अगला है अपना अपचयन समझ में आ गया ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई तत्व परमाणु आयन या अणु इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो इसे अपन ऑक्सीकरण कहते हैं अपचयन ठीक इसके विपरीत है कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई तत्व परमाणु आयन या अणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो इसे अपन अपचयन अभिक्रिया कहते हैं ग्रहण करेगा जब ऋणावेश में वृद्धि होगी और धनावेश में क्या होगी कमी होगी और अपचयन के इलेक्ट्रॉनिक अवधारणा के आधार पर अपचयन की परिभाषा अपचयन ऐसी रासायनिक अभिक्रिया अभिक्रिया जिसमें किसी तत्व परमाणु किसी तत्व परमाणु आयन या अणु कोई भी तत्व होगा परमाणु होगा या आयन या अणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो इसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। इसमें ऋणावेश में वृद्धि तथा धनावेश में कमी होती है। जैसे एग्जाम्पल मैंने पहले देख करके बता दिए। एग्जाम्पल है, ये क्लोरीन है,
इलेक्ट्रॉन देखो आपका ग्रहण करेगा, यहाँ इसके 2 8 और कितने हैं 7, बस 17 परमाणु क्रमांक है कुल। प्लस इसने 1 इलेक्ट्रॉन क्या किया है, ग्रहण किया, और 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके अब जैसे 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास और आ गया तो 7 की जगह कितने हो जाएंगे, अब 8 हो गए, 8 हो गए ना। यहाँ पर देखो प्रोटॉन की संख्या इसमें 17 है, इलेक्ट्रॉन की संख्या भी कितनी है, 17 है, लेकिन आगे जाकर के अब प्रोटॉन की संख्या कितनी है, 17 होगी, लेकिन इलेक्ट्रॉन की संख्या में 1 वृद्धि हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, 18 होगी। तो 1 इलेक्ट्रॉन इसने ग्रहण कर लिया, ग्रहण करके किसका मान क्या है, Cl माइनस, 1 इलेक्ट्रॉन क्या किया इसने, ग्रहण किया है, और ग्रहण करके Cl ऋण आयन का मान कर लिया, एक ही। अब देखो यहाँ पर 2 8 और कितने हो गए आपके 8, भाई 2 8 8 का अनुमान हो गया। यहाँ ऋणावेश में क्या हो रही है, देखो वृद्धि, यहाँ 0 है और यहाँ क्या है 1, मैं यहाँ पर 1 लगाऊं तो चाहे 1 लगा लो, Cl क्योंकि इसने 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है, यदि 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते तो यहाँ पर अपन क्या लगा दे, -2 लगा दे, ठीक है। दूसरा एग्जांपल है, जैसे आपका जो मैग्नेट आयन है, मैग्नेट आयन से परमैग्नेट आयन का अनुमान भी आपका क्या है, मैग्नेट आयन से परमैग्नेट आयन का अनुमान भी किसका उदाहरण है, अपचयन विक्रिया का उदाहरण है। मैग्नेट आयन है Mn, इसे परमैग्नेट का अनुमान भी आपका अपचयन है MnO4 -1 है, यह 1 इलेक्ट्रॉन का वो ग्रहण करेगा और ग्रहण करके किसका अनुमान करेगा, परमैग्नेट का अनुमान, परमैग्नेट आयन का अनुमान करेगा MnO4 -2। देखो ये -1 यहाँ पर है, 1 इलेक्ट्रॉन और ग्रहण कर लिया तो ग्रहण करने पर ऋणावेश में क्या हो रही है, वृद्धि होगी। तो यहाँ पर देखो 1 है, 1 से कितने होंगे बेटे, 2 हो गए, 2 हो गए, इसका मतलब क्या हो गया कि मैग्नेट आयन का, मैग्नेट आयन से किसका अनुमान हो गया, परमैग्नेट आयन का अनुमान हो गया। मैग्नेट और मैग्नेट से परमैग्नेट का अनुमान हो गया। परमैग्नेट, मैग्नेट से परमैग्नेट, परमैग्नेट आयन का अनुमान, भाई MnO4 -1 है, MnO4 -1, 1 इलेक्ट्रॉन यदि और ग्रहण कर लिया तो MnO4 -2 का अनुमान हो गया, परमैग्नेट का अनुमान हो गया। किसका एग्जाम्पल हो गया ये है, भाई ऋणावेश यहाँ पर 1 है और यहाँ पर ऋणावेश मात्रा में क्या होगी, 2 होगी, तो वृद्धि होगी। इसी प्रकार से ऋणावेश में क्या होगी, कमी। जैसे फॉर एग्जाम्पल में लें, यह आपका मैग्नीशियम आयन है Mg+2, Mg+2 है, ऋणावेश की मात्रा यह है, यदि 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो ग्रहण करने के बाद में क्या होगी, ऋणावेश में कमी, +2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया तो यहाँ पर 2 है और यहाँ पर क्या हो गया, Mg मैग्नीशियम, यहाँ देखो 2 है और यहाँ पर क्या होगी, इसकी आवेश की मात्रा 0, धनावेश में क्या होगी बेटे, कमी होगी।
भाई ये आयन था, धनायन, धनायन से उदासीन परमाणु का निर्माण। भाई ये तो धनायन था, आयन था, और ये परमाणु है। आयन से किसका निर्माण हो गया? परमाणु का। यहां देखो आपके इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसमें? कितने हैं? अरे यहां इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास देखेंगे तो 2 और 8 होगा। 8 होगा, 2 नहीं आएगा आगे। 12 इसका परमाणु क्रमांक है, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन है, +2 है, तो 2 इलेक्ट्रॉन तो इसके त्यागे हुए हैं। त्यागे हुए हैं तो इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसके बाद? 10 ही हैं। लेकिन अब यहां कितने हैं? कितने हैं यहां? 12 पूरे हैं। यहां इलेक्ट्रॉन विन्यास होगा 2, 8 और 2। भाई यहां पर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है इसमें? 10, और यहां इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो गई? 12। प्रोटॉन की संख्या तो इसमें भी 12 ही है, और यहां पर भी कितनी है? 12 ही है। लेकिन इलेक्ट्रॉन की संख्या में क्या हो गई है? यहां इलेक्ट्रॉन की संख्या में क्या हो गई है? भाई धनावेश की मात्रा में क्या हो रही है? कमी हो रही है। यहां धनावेश +2 था, और यहां धनावेश में क्या हो रही है? कमी। क्यों हो रही है? क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है। ग्रहण करके ऋणायन बनता है, ग्रहण करके ऋणायन। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन ये ग्रहण किए तो इसमें कमी तो आएगी आवेश में। तो ये Mg+2 से Mg का निर्माण। यदि ऐसे आया कि Mg से Mg+2 बन रहा है तो क्या हो? ये धनावेश में वृद्धि हो रही है, तब कौन सी विक्रिया होगी? ऑक्सीकरण विक्रिया होगी। 10। इन दोनों विक्रियाओं को पढ़ने पर देखो अपने को स्पष्ट रूप से है कि कोई एक परमाणु या आयन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो दूसरा उसको क्या करता है? त्यागता है। भाई दोनों में से जैसे सोडियम ने है इलेक्ट्रॉन त्यागा, तो क्लोरीन ने क्या किया? उसको ग्रहण किया। कोई परमाणु एक इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो दूसरा उसको क्या करता है? ग्रहण करता है। किसी न किसी रूप से इस प्रकार से विक्रिया। अगली जो विक्रिया आती है वो अपनी इंपॉर्टेंट विक्रिया है, जिसके अंदर दोनों विक्रियाएं आपकी चलती हैं। रिडॉक्स विक्रिया, जिसको अपन अपव्यय विक्रिया भी कहते हैं। ऐसी रासायनिक विक्रिया जिसमें दोनों अभिक्रियाएं आपके साथ साथ चलती हैं, अर्थात ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचय दोनों साथ साथ चलते हैं, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को अपन अपव्यय अभिक्रिया या रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी एक पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है तो किसी दूसरे पदार्थ का क्या होता है? अपचयन होता है। कौन सी विक्रिया कहलाती है? रिडॉक्स विक्रिया कहलाती है। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी एक पदार्थ का ऑक्सीकरण है तो किसी एक पदार्थ का क्या होता है? अपचयन। तो इसे अपन कौन सी विक्रिया कहते हैं? रिडॉक्स अभिक्रिया, या इसको अपन अपव्यय अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। तो रिडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं? ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी एक पदार्थ का ऑक्सीकरण है तो किसी दूसरे पदार्थ का अपचयन होता है। अर्थात कोई एक पदार्थ इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो दूसरा पदार्थ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। इसे अपन क्या कहते हैं? रिडॉक्स अभिक्रिया या अपव्यय अभिक्रिया कहते हैं। अर्थात दोनों अभिक्रियाएं जिसमें साथ साथ चलती हैं, ऑक्सीकरण और अपचयन, कौन सी विक्रिया कहलाती है? रिडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है।
रिडॉक्स अभिक्रिया या अपचय अभिक्रिया रिडॉक्स अभिक्रिया अपचय अभिक्रिया भी कहते हैं। रिडॉक्स अभिक्रिया या अपचय अभिक्रिया किसे कहते हैं? देखो अपने ये है अपना दोनों अभिक्रियाएं Zn प्लस विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण देखा होगा। Zn प्लस CuSO4 अभिक्रिया के दौरान Zn की विक्रियाशीलता ज्यादा है Cu से, तो क्या बन जाएगा? Zn यहाँ आते ही Cu निकले जाएगा। विस्थापन अभिक्रिया पढ़ा था ना अपने, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक अभिक्रियाशील पदार्थ कम अभिक्रियाशील पदार्थ को विस्थापित कर देता है, कौन सी विक्रिया कहलाता है? विस्थापन अभिक्रिया। तो क्या बन गया? ZnSO4 + C। समझ में आ गया? देखो दोनों अभिक्रियाएं हो रही हैं, दिखना नहीं है अभी, यहाँ दोनों अभिक्रियाएं हो रही हैं। एक पदार्थ का ऑक्सीकरण हो रहा है तो दूसरे पदार्थ का अपचयन हो रहा है। यहाँ अपन देख रहे हैं ये Zn है, क्या है? Zn है। यहाँ Zn की संयोजकता क्या है? 0 है, कुछ नहीं है, परमाणु है अभी। और यहाँ देखो क्या बन गया? आयन बन गया। यानी देखो ZnSO4 बनाया बेटे, ZnSO4 Zn की संयोजकता +2 होगी और SO4 अपन सभी जानते हैं सल्फेट है, -2 है, दोनों का सरलपात हो गया तो आपका ZnSO4 का निर्माण हो गया। तो यहाँ दिख नहीं रहा है कि ये Zn+2 में है, लेकिन Zn+2 में है तभी तो ZnSO4 बना है। तो यहाँ यदि 0 है और यहाँ पर क्या हो गई? 2 हो गई Zn में। तो Zn धनावेश में वृद्धि हुई या कमी? वृद्धि हुई भाई। Zn यहाँ से लिखा देखो, इसकी 0 है और यहाँ कितनी है? +2 है। तो यानी यहाँ तो 0 है और यहाँ कितनी होगी? +2। तो धनावेश में वृद्धि होगी, इसका मतलब Zn का ZnSO4 में क्या हुआ है? क्या हुआ? ऑक्सीकरण हुआ। और यहाँ पर देखो ये Cu है, CuSO4 जो बना है वो कब बना है? जब Cu कौन सी अवस्था में होगा? +2 में। परमाणु है +2 और सल्फेट ये SO4 -2, तब आपका क्या बना है? CuSO4 बना है। तो ये यहाँ पर किसमें Cu की संयोजकता कितनी है? +2 है। Cu की संयोजकता कितनी है? +2 और यहाँ पर कितनी है? 0। तो धनावेश में क्या हो रही है? कमी। धनावेश में कमी होना कौन सी विक्रिया कहलाता है? अपचयन। तो इसमें क्या हो गया? अपचयन अभिक्रिया। बस यानी देखो एक पदार्थ का तो क्या हो गया है? ऑक्सीकरण और दूसरे का क्या हो गया है? अपचयन। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ साथ चलते हैं, अर्थात किसी एक पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है तो किसी दूसरे पदार्थ का क्या होता है? अपचयन। दोनों साथ साथ हुई, इसलिए इसको अपन क्या कहते हैं? कौन सी विक्रिया कहते हैं? रिडॉक्स अभिक्रिया या अपचय अभिक्रिया कहते हैं। अब देखो इसमें ऑक्सीकारक और अपचायक पदार्थ और आते हैं कि ऑक्सीकारक पदार्थ कौन सा है और आपका अपचायक पदार्थ कौन सा है। जिसका ऑक्सीकरण होता है उसको अपन अपचायक पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसका ऑक्सीकरण होता है उसको अपचायक पदार्थ कहते हैं और जिसका अपचयन होता है उसको ऑक्सीकारक पदार्थ कहते हैं। ऑक्सीकारक किसे कहते हैं? जिसका अपचयन होता है उसे, वह पदार्थ जिसका अपचयन होता है ऑक्सीकारक, वह पदार्थ जिसका ऑक्सीकरण होता है वह अपचायक। यदि ये पदार्थ Zn नहीं होता तो CuSO4 का
उल्टे हैं। इस रिडोक्स यानी अपचायक और ऑक्सीकारक पदार्थ क्वेश्चन इसमें से आपका ऐसे पूछा जाएगा कि किस पदार्थ का किसमें ऑक्सीकरण हो रहा है, किसका किसमें अपचयन हो रहा है, अपचायक पदार्थ कौन सा है और ऑक्सीकारक पदार्थ कौन सा है। तो इसको आराम से बस जब रिडोक्स से दोनों इलेक्ट्रॉनिक अवधारणा के आधार पर ऑक्सीकरण और अपचयन की यदि परिभाषाएं याद है तो दोनों आसानी से अपन कर सकते हैं। इस अगले चैप्टर को है अपने अगले का